नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम लोग पाठ 18 टोपी। अगर हम नाम को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद कोई व्यंग्यात्मक बात है, कोई हंसी मजाक वाली बात है। परंतु यहाँ पर जो टोपी है वो बहुत हम कह सकते हैं एक राजनीतिक मुद्दे पर ये जो बात की गई है। राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कि टोपी, आपने सुना ही होगा कि लोग क्या करते हैं, एक टोपी से दूसरे पर टोपी पहनाना, मतलब अपनी बात अपनी गलती किसी दूसरे पर थोपना। तो ये तो हमारे समाज में होता ही आ रहा है। परंतु यहाँ पर एक गवरा और गवरिया है, गोरैया और है ना, तो गवरिया और गवरा, तो इनके माध्यम से लेखक यह समझाना चाहता है कि किस प्रकार से जो है टोपी के लिए सब जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सुनते हैं राजनीति में कुर्सी के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं, वैसे टोपी का यहाँ पर दो मतलब है। एक मतलब तो है अपना सम्मान, अपनी इज्जत, और दूसरी टोपी का मतलब है दूसरे को बेवकूफ बनाना। तो यहाँ पर अपनी बात को कोई भी कम नहीं आंकना चाहता, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, मनुष्य हो। तो यहाँ पर गवरा और गवरिया के माध्यम से हमें यह बताया गया है। तो देखो, एक थी गवरिया, गवरिया जिसे हम गौरैया बोलते हैं, और एक था गवरा, गवरा। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते, बिना सर भिन्न सार मतलब अलग होते हुए। जब अलग हो रहे थे वो, तो खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झूठा होते ही खोते में आ घुसते। खोते का मतलब यहाँ पर हुआ जो उनका घोंसला होता है वो। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बंटाते। जो भी बात होती थी वो हमेशा साथ ही थे, तो जो भी बात होती थी उसके बारे में वो जो है बातें करते थे। तो यहाँ पर जो है कि यह बताया गया कि किस प्रकार से वो एक दूसरे को अपनी बात बताते थे। बिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगते और झूठा खाते ही खोते में आ घुसते। अब खोते में आ घुसते का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो अपने जो है उसमें घोंसले में आकर के आ जाते थे। परंतु क्या हुआ कि एक शाम गवरिया बोली, क्या बोली, एक शाम गवरिया बोली कि भाई, अब जानवर हो चाहे इंसान हो, आपस में बात तो करते ही हैं। और फिर एक शाम को देखे सुने में हिस्सेदारी। गवरिया बोली, आदमी को देखो कैसे रंग बिरंगे कपड़े जो है पहनते हैं, कितना फबता है। फबता का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सुंदर लगना, कितना जचता है उन पर कपड़ा। खाग फुकता है, गबरा तपाक से बोला। अब गबरा जो है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला स्वभाव का था, तो वो कहता है खाक फबता है, मतलब नहीं फबता है। तो कपड़ा पहनने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। यहाँ पे कपड़ा पहनने का मतलब हुआ कि व्यक्ति जो है वो कपड़ा पहनने के बाद मतलब अपनी जो अंदर की असलियत है वो ढक लेता है कपड़ों से। चाहे वो अंदर से कितना भी बुरा हो, अगर सुंदर से कपड़े पहन लिए तो उसका नहीं पता लगेगा, तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई बात हो गई है। गवरिया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो है वो ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब गवरा की अपनी सोच थी, वो सोचता है कि अगर तुम कपड़े पहन लोगी तो तुम कैसे सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम अपने आप को कपड़ों से तो ढक लोगी। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई है। लेखक के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति ऊपरी पहनावा तो है वो बहुत सुंदर लगता है, परंतु अंदर से उसके क्या भरा हुआ है हमें पता नहीं लगता है, तो वो ओझल हो जाती है। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो गवरिया को अपनी बात रखनी थी, इसलिए गवरिया ने कहा कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता आदमी। तो मौसम की मार कैसे होती है? मौसम की मार जैसे कि सर्दी, गर्मी, पानी, बारिश, सबसे। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। यहाँ पर एक बात और बताई गई कि जितना व्यक्ति को हम मतलब जितना ऐशो आराम देते हैं, जितना वो आराम में रहता है, उतना ही उसकी शक्ति जो है वो कम होती जाती है। सकत, सकत माने उसकी हिम्मत भी जाती रहती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है।
कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यहाँ पर औकात का मतलब क्या हुआ कि कोई ज्यादा सुंदर, हाँ मतलब बहुत ज्यादा सुंदर कपड़े पहनता है और कोई, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति को एक दूसरे से दबना भी पड़ता है, क्योंकि वो औकात का, हैसियत का पता चल जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, फिर भी व्यक्ति जो है गलत बात करने से बाज नहीं आता, यहाँ पर यह मतलब निकल रहा है। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, और खर्चे भी होते हैं, नए नए लिबास कपड़े जो है वो पहने रखता है। यह नीरा पोंगापन है। पोंगापन का मतलब यहाँ पे हुआ कि यह सिर्फ दिखावा है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने के काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, क्योंकि गवरा उसके फेवर में ही नहीं था। गवरा सोच रहा था कि गवरिया ऐसी जिद ना करे, तो वो कोई ना कोई उसके बहाने बता रहा था। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, मतलब अंदर कितनी जो है बंदे में गंदगी है, पर फिर भी वो क्या करता है, उन सबको जो है ढक लेता है। उसके बाद में देखो क्या होता है, उन्हें भी टोपी से ढक लेता, अपन तो नंगे ही बने। वो कहता है क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं है, तो वो कहता है अपन तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। अब गवरिया अपनी बात कैसे रहने देती। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब टोपी तू पाएगी कहाँ से। गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, जो आदमियों का राजा। टोपी कौन पहनता है, यहाँ पर यह बात बताई गई कि टोपी एक कह सकते हैं बड़ी चीज को दर्शाया गया है यहाँ पर, कि टोपी तो आदमियों का राज है, राजा पहनता है। जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट उलटना मतलब यहाँ पर कितनी बातें हो जाती है। टाट, टाट का मतलब होता है सिर, है ना, टाट माने सिर। तो यहाँ पर एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं, टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी का मतलब यहाँ पर है सम्मान सूचक शब्द। इधर से मतलब इज्जत, आदर, सम्मान सूचक शब्द हम कह सकते हैं। अगर टोपी उछल गई तो मानो उस आदमी की बेइज्जती होगी। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, लोग इस चक्कर में अपनी टोपी, कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ी मत, क्योंकि एक बार व्यक्ति अगर किसी चक्कर में पड़ जाता है तो वो, है ना, क्या करता है, वो वहां पर फिर दूसरों को टोपी पहनाने में लग जाता है। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, वो थोड़ा समझदार था इसलिए शक्की भी था। जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाहा वही रहा। अब क्या कहा गया कि जहां चाह होती है वही राह। व्यक्ति जहां जाना चाहता है वो अपनी राह को कैसे न कैसे प्राप्त कर लेता है, मामूल के मुताबिक, अपने अनुसार। मामूल माने अपने अनुसार। वो जो है अगले दिन वो घूरे पर चुगने निकले, चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। घूरे पर मतलब जो उनका स्थान होता है, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि कबूतर वगैरह होते हैं, उनको दाना डालते हैं तो वो अपने स्थान पर आकर के दाना चुग लेते हैं वैसे ही वो घोड़े पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। फाहा मतलब एक टुकड़ा मिल गया, जो यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। एक रुई का जो है टुकड़ा मिल जाता है तो वो बड़ी खुश होती है और वो कहती है, मिल गया मिल गया मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घोड़े पर लौटने लगी। अब उसे लगा कि अब तो मेरा टोपी का जो है इंतजाम हो चुका है। अरे क्या मिल गया, अरे गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। गवरे ने एकदम मतलब गुस्से से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुम यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह रही हो कि मिल गया मिल गया। तो वो बोली कि बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। तो देखो क्या हुआ कि मिल गया। गवरे ने चिढ़ा कर पूछा, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरिया के सामने रुई का फाहा धर दिया, उसे दिखाया। अब गवरा तो उसके एंटी चल रहा था। गवरा सोच रहे थे कि इन सब चीजों में ना पड़े, परंतु गवरिया थोड़ी मानने वाली थी। तो वो एक बात बताने लग जाता है कि तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गवरा बोला, बावरा मतलब बावला, कि रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक क्या होता है, जो कि चमड़े का होता है। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। उम्दा और लचकदार मतलब बहुत जैसे फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। तो किसी घुड़सवार के हाथ से वह छूटकर गिर गया होगा। घुड़सवार जो घोड़े चलाते हैं उन्हीं के हाथ में चाबुक होते हैं। चाबुक हाथ लगते हुए बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जी। अब वो ऐसे कहता है कि अब क्या होता है, जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो उसके
और उसकी जो चीजें हम उस उम्मीद में ही रहते हैं कि हमें वो भी मिल जाएगी। तो वो कहता है कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, अर्थात मैंने चाबुक तो प्राप्त कर लिया, अब 3 चीज बचती है, घोड़ा बचता है, लगाम बचती है और जिन बचती है। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, तो उसने क्या किया, सारा काम धंधा छोड़ करके वह बावरा ता उम्र यह रटता रहा, सारी उम्र यही रटता रहा कि बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा यहाँ पर यह उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक रुई के फाहे से लेकर तुम टोपी तक का सफर कैसे करोगे, तुझे कुछ पता है, बस देखते जाओ अब कैसे बनते हैं टोपी। अब गवरिया की तो जिद थी, गवरिया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई। दुनिया जो रुई को पीट करके सही करता है, वहां बड़े मनोहार से मतलब रिस्पेक्ट करके उसको रिक्वेस्ट किया, बोली दुनिया भैया इस रुई के फाहे को ढूंढ दो। अब वो सोच रही है रुई को ढूंढने के बाद वो बड़ी निकल जाती है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, जाड़ा मतलब सर्दी, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक नीजे पड़ी हुई थी। वह कांपते हुआ बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, चाम का दाम का मतलब एक एक चमड़ी का दाम चलाना, मतलब जितना काम कर रहे हैं उसके बदले में उतना एवज नहीं देना, है ना, उतना पैसा नहीं देना, तो फिर बंदा काम भी कैसे करेगा। ऊपर से तू आगे फोकट की रुई ढूंढवाने, वो परेशान तो पहले ही था और अब गवरिया जो है वो भी उसको परेशान करने लगी। तो वो कहती है उज्र न करो भैया, मतलब गुस्सा न करो भैया, नाराज मत हो। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब जितना मैं काम कराऊंगी उसके बदले में तुम्हारे उसका पूरा बदला दूंगी। इसे धुन दो भैया, वो कहती है इसे धुन दो, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। अब वो क्या कहती है गवरिया कि जितना तुम इसको करोगे ना उसका आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली, मतलब जितना वो काम कर रहा है उतनी उसको मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मंजूरी, तो इसके लिए तो सपना थी। राजा तो ऐसा करता नहीं था, जिसके पास जितना होता है वो उतना ही मतलब कंजूस हो जाता है, यहाँ पर ये बताया गया। तो वह झट से तैयार हो गया, घर चों उसकी तांती बज उठी, उसकी तांती से आवाज आने लगी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरिया ने ले लिया। तो इतना काम तो जो है वो गवरिया का हो गया। अब क्या हुआ कि जब इतना काम हो गया था तो इससे उत्साहित तो वो जो है वो चाह रही थी कि भाई मैं और भी जो है करूं। तो उसने क्या किया, अब आगे जाकर के वो आगे जाती है और आगे उसको एक जो है मिल जाती है, कौन मिलती है उसकी देखो, तो वह झट से तैयार हो गई, घर घर चों चों उसकी तांती भी। इससे उत्साहित जो गबरा है वो वहां पर गया। गबरा जो है वो उत्साहित हुई और उसने कहा कि कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी कोरी भैया इस धुने से रुई सूत काट दो। अब कोरी कौन होता है, जो सूत को काटता है। सूत माने जो धागे निकलते हैं ना, अलग अलग रेशमी धागे निकलते हैं वैसे। तो वो सुई को काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था। दुस्सा मतलब जो फटा हुआ सा कंबल जो होता है वो बड़ी अनिच्छा से बोला। अनिच्छा मतलब उसकी मर्जी नहीं थी, और वैसे भी राजा ने इतना काम दे रखा था और उसके एवज में वो उसको पैसा तो दे नहीं रहा था, तो गुस्सा तो वैसे ही था। तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने। अचकन जो राजा ऊपर पहनता है अपने कपड़े में, एक देखा होगा आपने कभी वैसा, तो वो सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मल्लार ये गाने अलग अलग जो है संगीत होता है। पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने यहाँ पर जैसे कि तानसेन का आपने नाम सुना होगा, है ना, तो ऐसे मल्लार रखते थे, तो मल्लार गाने का शौक नहीं है भैया। मैं मुझे इस मुल्क में सब मुल्क मुलुक होता क्या है, मुल्क होता है, तो ये शब्द क्या हो, मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। गवरिया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है। कोरी ने उसे भर आंख देखा, थोड़ी देर देखा और पूछा, जानते नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरदा बैठा खाए तुरंग। बरद, बरदा का अर्थ होता है बैल, कि खट मरे बरदा बैठा खाए तुरंग। तुरंग माने घोड़ा, है ना, तो बैल जो है वो तो बैठा हुआ खाता है, और वो घोड़ा जो होता है वो बेचारा काम करता रहता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए बगुए, लघुए बगुए जो उसके सेनापति थे, जो उसके सैनिक थे, उनके लिए जो चमचे थे, यहाँ पर पाठ में चमचे शब्द आ गया।
इसी में भी उनका भी तो काम होता है। मुकरो मत भैया, वो कहती है गवरिया कि मुकरो मत, मना मत करो, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। माकुल मतलब तुम्हारे जैसे कि राजा तो क्या करता था, काम करवाता था तो काम ज्यादा करवाता था, पैसा कम देता था, परंतु ये कहती है माकुल, माकुल मतलब तुम्हारे अनुकूल ही हम पैसा देंगे, मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। फिर वो जैसे उसको पहले बोला वैसे उसको बोला कि तुम इसको काट दो। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मंजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। वाजिब मजूरी, मजूरी माने मजदूरी, जो पैसा मिलता है, वाजिब माने एकदम सही जो होती है। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। क्यों ना करती ताता थैया, क्योंकि वो उसको उसका बराबर जो हिस्सा दे रही थी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। अब जहां भी जा रही थी तो उसका काम हो रहा था तो उसको लगा कि आगे और जाना चाहिए। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। अब सूत का भी जो है सफर तय हो चुका था और वो बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, मतलब रिक्वेस्ट करने लगे, बुनकर भैया इसे कदे सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक देखकर देखने लगा, हटती हो कि नहीं यहाँ से, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा चुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे, कारिंदे मतलब उसकी जो सेना है वो हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, कि भाई जिसका खाएंगे उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी हमें चाकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मशगूल का मतलब लगना, उस काम में लग गया। इसे बूंदे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, मतलब हम फ्री में काम नहीं करवाएंगे कि थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। इसे बूंद दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। अब वो भी बुनकर भी सोचता है कि सौदा तो बुरा नहीं है, और तैयार हो गया और सूत खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करगा चलने लग गया, डर की ढुलकने लगी। थोड़ी देर उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफश और दबीज मतलब मोटा, है ना। हम जब बाजार से कपड़ा लाते हैं तो उसको देखते हैं ना हाथ लगा करके कि कैसा कपड़ा है, उसके बाद में हम दुकानदार को पैसे देते हैं। तो गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया आधा इन्होंने दिया, तो ये भी शयानी थी। गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, मतलब आधे से ज्यादा रास्ता तो उसने पार कर लिया था टोपी के लिए। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं, यहाँ से उसे भी गुस्सा आया। दर्जी रोष से बोला, गुस्से से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उसे दशरथन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। जब्बे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब्बे का मतलब यहाँ पर हुआ झबले। दर्जी ने माथे का पसीना पहुंचते हुए ठंडी आ भरी, कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। और वो उसको भी यही शिकायत थी कि राजा कुछ देता तो है नहीं और इतना सारा काम करवा लेता है। हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते। बेगार, बेगार मतलब फिजूल में, व्यर्थ, है ना, तो फालतू में कुछ भी नहीं करवाते। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। मुझी माने कंजूस, कितने से भी कितना बड़ा कंजूस हो, परंतु उसको जो मुंह मांगी चीजें मिल रही है तो वो क्यों ना तैयार होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर आने लगी, होने लगी। बड़े मनोयोग से, मन से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने माने जो गेंदे के फूल होते हैं ना, वैसे कपड़े के फूंदने। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही। आपे में न रहना, अपने घमंड में ही रहना बस। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देखी मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना ही पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ाने लगी। अब गवरिया को भी थोड़ा घमंड आ गया कि अब तो अपन राजा से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। कहते हैं ना कि जब एक बात हो जाती है तो दूसरी बात के लिए फिर उसने हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। इसके लिए इतने सारे काम होते हैं, उसके मन में आई और उसने क्या किया, उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पे जा बैठी। कंगूरे का मतलब क्या होता है, जो ऊपर का स्थान, जो ऊपर होता है महल के अंदर। अब यहाँ पे देख रहा है राजा, उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश, फुलेल फूल जो होते हैं उनकी मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अंत नंगा बदन और नंगे सिर था।
एक टहलुआ, जो पहलवान होते हैं, जो करते हैं मालिश वगैरह, टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, सिर की मालिश कर रहा था। दूसरा हाथ पांव की उंगलियों को फोड़ ही रहा था, क्योंकि वहां फोड़ ही सकते थे, क्योंकि राजा तो जो है उसका एवज देता ही नहीं था, पैसा देता ही नहीं था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। गवरिया खंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब गवरिया को भी थोड़ा घमंड आ गया था, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटी जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, चिढ़ा रही थी वो राजा को। अब कहते हैं ना, जो टोपी पहन लेता है वो दूसरों को भी टोपी पहनाना चाहता है, घमंडित हो जाता है। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। अब राजा को भी तो अपनी टोपी की इज्जत रखनी थी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख ली फदबुदी। फदबुदी भी यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि वो इतना बोल रही थी। मेरी टोपी में 5, अब सॉरी, अब जो है वो फदबुदी मतलब गवरिया जो है उसको दूसरी बातें आने लगी। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने ही नहीं है। अब राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। उसे लगा ये तो ढीठी है ना, जिद्दी है। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह से बिगड़ गया। उसको गुस्सा आया कि यहाँ तो मेरी टोपी की बात हो रही है, मेरी इज्जत की बात हो रही है। इस फदबुदी को गर्दन मसल दो, पखने नोच दो, सिपाहियों देर न करो। अब उसने आदेश दे दिया कि इसको जो है इसकी गर्दन मसल दो। क्षमा करे महाराज। क्षमा यहाँ पर क्षमा, क्षमा के लिए आया कि क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले, आओ उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही वाला था। राजा तो जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। एकदम से उसको लगा कि ऐसे क्या, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी के पास कैसे पहुंची। तो इन सब बातों को देख करके उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया, सबसे पहले जिसने ये बनाई थी उसके मन में आया, उस हुनरमंद मतलब बने वाले को, कारीगर को बुलाया और कहा कि राजा चाहे और पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो है वो वहां पर आया और दंग रह गया। तो वो कहता है तो फिर कैसे क्या हुआ, हम आगे ऐसे पढ़ेंगे। क्रम वाइज वो सबको बुलाता रहा। सबने कहा, किसी ने कहा, डर के मारे कुछ बोले नहीं, सबने कहा कि नहीं महाराज, नहीं महाराज। उसके बाद में सब जने जो है वो अपनी अपनी बात करने लगे, गिरते पड़ते रहे कि जान बख्शे महाराज। तो इस प्रकार से वो सबको एक एक नंबर से पहले दुनिया को बुलाया, फिर उसने जो कातकार था उसको बुलाया, तो ऐसे करके सबको बुलाया। और दुनिया जो है वो दंडवत, सब डर रहे थे, तो कोई माफी मांग रहा था, कोई अभयदान मांग रहा था, कोई दंडवत कर रहा था। अब क्या हुआ कि देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है। मतलब वो राजा को यह बताना चाह रही थी कि तुम तो जो है इनको पैसे देते ही नहीं हो, जितना काम करवाते हो उतना मेहनताना नहीं देते हो, उतनी मजदूरी नहीं देते हो। गवरिया फिर चिल्लाने लगी। पर राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है। अब यहाँ पर दो बात है, मतलब राजा अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए खजाना यूज कर रहा था और जनता को नहीं दे रहा था। इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब जब राजा ने उसकी टोपी छीन ली थी तो उसने यह बात कही। राजा तो वाकई अकबका हो गया। तो एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने उस टोपी की कम सूरती मतलब कम सुंदर थी, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया। पाखी माने पक्षी। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बाद राजा का खजाना खाली ही रहता है। अब राजा तो सबको मेहनताना भी सही नहीं देता था, काम ज्यादा करवाता था और मेहनताना कम देता था, और फिर भी खजाना कैसे घट रहा है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे, जब राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता और राजा स्वयं ही ऐशो आराम कर रहा है, तो फिर कौन ध्यान रखेगा, है ना।
तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने धीरे से कहा, होले से मतलब धीरे से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवरिया ने फिर टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है। लो अब चौथी बात आ गई है, मतलब अपनी बात को वो दबने नहीं दे रही थी। नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कह राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो संजय के द्वारा ये जो रचित कहानी है वास्तव में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही हास्यास्पद भी है, व्यंग्यात्मक भी है, और प्रस्तुत समाज में जो आज का समाज है उसमें यह सब हो रहा है, एक टोपी दूसरे पर टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। अंतिम जो पंक्तियां थी उसमें राजा अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी टोपी बचाने के लिए इतनी बात में जो है वो संतुष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने टोपी चैप्टर पढ़ा जो बहुत ही मजेदार था, और इसमें कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए जो कि देशज भाषा के शब्द है ना, जैसे कि मजूरी तो मजदूर हो गया, है ना। तो उस प्रकार से जैसे कि मुलुक, मुलुक नहीं होता, मुल्क होता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का भी हम अगले अध्याय में अभ्यास करेंगे। आप लोगों का आज का टोपी जो पाठ है वो पढ़ने में खूब मजा आया होगा और समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसे कोई स्टोरी बना करके अपनी क्लास में, अपने स्कूल फंक्शंस में कीजिए। धन्यवाद।